Everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and this is part 37 of the lecture series of daily 10 questions. हम कर रहे हैं जून 2013 के क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. If the cost of transporting a goods between two nations exceed the pre-trade difference for the goods between two nations, then trade in that goods is. ऑप्शन हमें गिवन है पॉसिबल, बी है इम्पॉसिबल, सी है रिवर्सल और डी है कैन नॉट से. तो अगर हमारी कॉस्ट जो है वो एक्सीड करती है किसे, हमारे प्री ट्रेड डिफरेंस से, तो क्या उन दो नेशंस के बीच में ट्रांसफ़र होना, ट्रेड होना पॉसिबल है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए समझते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है अ कमोडिटी विल बी ट्रेडेड ओनली इफ द फ्री ट्रेड प्राइस डिफरेंस बिटवीन द टू नेशन एक्सीड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग. जब हमारा प्री ट्रेड प्राइस जो है वो एक्सीड करे हमारी कॉस्ट से, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, तभी तो हम ट्रेड करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी. अगर किसी चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा है तो उनमें उन नेशंस में ट्रेड होना इम्पॉसिबल है. सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू रिस्बेंस्की, the growth of only one factor at constant relative commodity price leads to an absolute expansion in the output of. रेनबेस्की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमारी ग्रोथ हो रही है सिर्फ एक फैक्टर की और हमारे प्राइस कैसे हैं, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस कैसे हमारे कांस्टेंट है, तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा, जो हमारा एब्सोल्यूट एक्सपेंशन होगा वो किस आउटपुट में होगा? ऑप्शन हमें गिवन है बोथ कमोडिटीज़. ऑप्शन बी गिवन है द कमोडिटी यूजिंग द ग्रोइंग फैक्टर इंटेंसिवली. ऑप्शन सी हमें गिवन है द कमोडिटी यूजिंग द नो ग्रोइंग फैक्टर इंटेंसिवली. और ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है? एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी. तो समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. तो अगर हम एक्सप्लेनेशन भी ना जाएं और अपन खुद का भी अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या समझेंगे यहाँ से कि अगर हम जिस फैक्टर पे, जिस कमोडिटी पे हम फैक्टर लगा रहे हैं उसी कमोडिटी की तो एक्सपेंशन होगी ना, उसी का ही तो आउटपुट इंक्रीज होगा. समझते हैं. सो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट रिलेटिव गुड्स प्राइसेस अ राइज इन द एंडोनमेंट ऑफ वन फैक्टर विल लीड टू अ मोर देन प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन ऑफ द आउटपुट इन द सेक्टर विच यूजेस द फैक्टर इंटेंसिवली. तो जो हमारा फैक्टर है, जो हमारा सेक्टर है, जिस एरिया में जिस कमोडिटी के हम फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं, जिस कमोडिटी में हम फैक्टर लगा रहे हैं उसी के ही तो आउटपुट निकलेगा. एंड एन एब्सोल्यूट डिक्लाइन ऑफ द आउटपुट ऑफ द अदर गुड. और जो हमारा दूसरा गुड्स है उसका आउटपुट हमारा डिक्लाइन होगा क्योंकि हमने जो फैक्टर्स है वो जिस गुड पे लगा रखे हैं उसी गुड्स की हमारी आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा. सो ऑप्शन बी क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट, दैट द कमोडिटी यूजिंग द ग्रोइंग फैक्टर इंटेंसिवली लीड्स टू एन एब्सोल्यूट एक्सपेंशन इन आउटपुट. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द एक्सचेंज रेट इज केप्ट द स्मॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट बाय. द एक्सचेंज रेट इज केप्ट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट बाय, कि जो एक्सचेंज रेट है वो सेम रहेगा मार्केट के किसी भी पार्ट में जाओ. सो ऑप्शन हमारे क्या है? एक्सचेंज आर्बिट्रेज कहलाएंगे हम उसे, बी इंटरेस्ट आर्बिट्रेज होगा, सी हैजिंग होगा और डी स्पेकुलेशन. अब ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम एक बार प्रीवियस ईयर में भी किया था हमने. हैजिंग और स्पेकुलेशन, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज और आर्बिट्रेज का मतलब ये सारे हमने समझे थे. इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आएगा तो भी आप सही कर पाए. तो समझते हैं हम. एक्सचेंज रेट इज केप्ट द सेम. ऐसी कौन सी मार्केट है, ऐसा कौन सा आर्बिट्रेज है जहाँ पे सेम रहता है? सो द परचेज ऑफ अ करेंसी इन द मोनेटरी सेंटर वेयर इट इज़ चीपर फॉर इमीडिएट रीसेल इन द मोनेटरी सेंटर वेयर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट. हम प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा एक्सचेंज रेट सेम रहे, और ऐसे कौन से में होता है? एक्सचेंज आर्बिट्रेज में होता है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which are relevant conditions assumed by factor price equalization theorem? फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सी हमारी कंडीशंस हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं, रेलिवेंट है हमारे लिए? ऑप्शन ए क्या है? द करंट कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट. बी क्या है? द कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन.
सी क्या है हमारा, इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज। और डी क्या है हमारा, ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी विच यूजेज इट्स अबंडेंट फैक्टर रिलेटिवली इंटेंसिवली। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम किसने दी है, उसमें इन्होंने क्या कहा है। समझते हैं इस चीज़ को कि हमारे चारों में से कौन सी कंडीशंस जो हैं, कौन सी अजम्पशंस जो हैं वो करेक्ट होगी। उसके लिए हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन। सो द थ्योरम एज्यूम्स दैट देयर आर टू गुड्स एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये थ्योरम जो है वो एज्यूम करके चलती है कि दो गुड्स हैं और दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल और लेबर। Crucially, these assumptions result in factor prices being equalized across country without the need of factor mobility, कि हम लेबर और कैपिटल की मोबिलिटी नहीं होगी, माइग्रेशन नहीं होगी। माइग्रेशन मीन्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी मोबिलिटी नहीं होगी। ये इसकी अजम्पशन है कि फैक्टर प्राइसेस वो इक्वल रहेंगे चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। तो सबसे पहले ये एजम्पशन जो दी गई है सैमुअलसन एनालिसिस ऑफ फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, वो किसने दी है, पॉल सैमुअलसन ने। और उन्होंने क्या एजम्पशन ली है कि हमने दो कंट्री मानी, ए है और बी है। अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिलेट करता है किससे, टू ईच कमोडिटी इज आइडेंटिकल। हमारी सारी कमोडिटी क्या है, सेम है, होमोजीनियस है। इट इम्प्लाइज द प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो किस पे हो रही है, ना इंक्रीजिंग पे ना डिक्रीजिंग पे, वो हो रही है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल पे। तीसरा क्या है, द फैक्टर इंटेंसिटीज आर डिफरेंट फॉर टू कमोडिटी। दोनों ही कमोडिटी की फैक्टर इंटेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। एग्जाम्पल लें कि हमारी एक्स कमोडिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव है, मतलब उसमें हम ज़्यादा लेबर का यूज़ कर रहे हैं। और वाई कमोडिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब हम उसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो इट मीन्स देयर इज एन एब्सेंस ऑफ रिवर्सल ऑफ फैक्टर ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो रिवर्स नहीं होंगे कि कैपिटल की जगह लेबर आ जाए, लेबर की जगह कैपिटल आ जाए, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, कैपिटल एंड लेबर आर क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल इन द टू कंट्रीज। दोनों ही कंट्रीज में क्वालिटी जो होगी कैपिटल लेबर की वो सेम होगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट इन द टू कंट्रीज, कि कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल हैं वो अलग अलग हो सकता है। मान लो कंट्री ए में सपोज करो कि लेबर बहुत है, लेबर अबंडेंट है, और मान लो कंट्री बी जो है वो कैपिटल अबंडेंट है, तो उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है लेकिन उनकी क्वालिटी क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। तो ये सारी ही अजम्पशंस हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम की। तो अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो हमारे इसके अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी जो है वो करेक्ट होगी। सबसे पहला, द कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, कहीं कैपिटल होगा, कहीं लेबर होगा, कहीं लेबर ज़्यादा है, कहीं कैपिटल ज़्यादा है। सेकंड क्या है हमारा, द कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन, नहीं, उनका प्रोडक्शन फंक्शन अलग नहीं होगा, सेम होगा। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज, हाँ इनके फैक्टर की इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट। और ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी विच यूजेज इट्स अबंडेंट फैक्टर रिलेटिवली इंटेंसिवली, जिनके फैक्टर्स ज़्यादा होंगे वही कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, जिसके पास अबंडेंट फैक्टर होंगे। ठीक है, और फैक्टर्स क्या है हमारे यहाँ पे, कैपिटल और लेबर। सो हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट होता है, मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मोनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी मोनेटरी अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, इट व्यूज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज एन एसेंशियली मॉनेटरी फिनोमिना। ये जो है बीओपी को वो एज ए मॉनेटरी फिनोमिनन देखता है। सेकेंड क्या है, ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस डिमांड ऑफ मनी इन द नेशन। नहीं, बीओपी का डेफिशिट कोई डिमांड के एक्सेस से थोड़ी ना होता है। ए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अगर सरप्लस आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो इसका मतलब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी के कारण है। डी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आर नॉट ऑटोमेटिकली करेक्टेड इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली बीओपी में अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम आता है तो वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखो कितने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं हर तरीके से। समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। सो द मॉनेटरी अप्रोच स्ट्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एसेंशियली आ मॉनेटरी फिनोमिना। जो हमारी मॉनेटरी अप्रोच है बीओपी की वो क्या किस चीज़ पे स्ट्रेस डालती है कि ये हमारा क्या है, मॉनेटरी फिनोमिना है। टू बी स्पेसिफिक, इट क्लेम्स दैट
मनी प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि मनी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बीओपी की डिटर्मिनेशन में। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होता है, दैट इट व्यूज द बीओपी एज एन एसेंशियली मॉनेटरी फिनोमिनन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अ नेशन इम्पोज एन इम्पोर्ट टैरिफ द नेशंस ऑफर कर्व विल, अगर एक नेशन जो है इम्पोर्ट पे टैरिफ लगा देता है तो उस नेशन का ऑफर कर्व कैसा बनेगा। हमने ये पहले भी समझा है ऑफर कर्व क्या है, ठीक है। ऑफर कर्व, लेफर्स कर्व मैचअप में आए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। समझते हैं। ऑप्शन हमें क्या गिवन है, शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस मेजरिंग इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी। बी क्या है, शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस मेजरिंग इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। सी क्या है, शिफ्ट नहीं करेगा। और डी क्या है, एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। तो सबसे पहले नेशंस कर्व की अगर हमें ऑफर कर्व की अगर हमें डेफिनेशन बताए तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। समझते हैं। सो इन इकोनॉमिक्स एंड पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें, सो एन ऑफर कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट एन एजेंट विल एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कमोडिटी की बात होगी, जो एक नेशन जो है ऑफर कर रहा है फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इट इम्पोर्ट, जो वो इम्पोर्ट करवा रहा है, जो अपने देश में ला रहा है उसके बदले में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। सो द ऑफर कर्व पहली बार डिराइव किया था इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम था एजवर्थ एंड मार्शल, और उन्होंने ही आगे इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन किया था। सो अगर हम बात करें When a nation impose an import tariff, so nation का ऑफर कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा फ्रॉम द एक्सिस मेजरिंग इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी, कि वो बदले में यही देखेगा ना कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है इंपोर्ट के बदले में। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड सेटल एट ए लेवल दैट इज बिटवीन ईच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कोस्ट, देन ए क्या है, देयर इज नो बेसिस फॉर गेनफुल ट्रेड फॉर आइदर कंट्री, दोनों कंट्री को कोई गेनफुल ट्रेड नहीं होगा। बी क्या है, बोथ कंट्रीज गेन फ्रॉम द ट्रेड। सी क्या है, ओनली वन कंट्री गेन फ्रॉम द ट्रेड। एंड डी क्या है, वन कंट्री गेन एंड अदर कंट्री लूजेस फ्रॉम द ट्रेड। तो क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगर हम इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड की बात करें, एक लेवल पे उसे सेट किया जाता है दो कंट्रीज के बीच में और उनके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कंपैरेटिव एडवांटेज। सो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल, बिजनेस हो या एक कंट्री हो, कैन प्रोड्यूस ए गुड्स और सर्विसेज एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर प्रोड्यूसर। उनका हमेशा मोटिव क्या रहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंट्री हो, वो क्या समझती है कि मैं दूसरे प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम से कम है। अगर एग्जाम्पल लो कि अगर कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मैपल ट्रीज बहुत होते हैं, तो कनाडा जो है वो मैपल सिरप प्रोड्यूस करेगा, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम होगी इन रिलेशन टू एवोकाडो। एवोकाडो तो वहाँ पे होते नहीं है, ठीक है। एवोकाडो के लिए आपको क्लाइमेट सुटेबल चाहिए। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें मैक्सिको का, तो मैक्सिको जो है वो एवोकाडो कर सकता है क्योंकि वहाँ पे सनशाइन भी अच्छी है और उनका जो क्लाइमेट है वो भी वार्म है, तो उनके लिए एवोकाडो प्रोड्यूस करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी कम से कम होगी, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमारा इफ द इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड सेटल एट ए लेवल दैट इज बिटवीन ईच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन तो दोनों ही कंट्रीज को क्या होगा, फायदा होगा। दोनों ही कंट्रीज हमेशा क्या चाहेंगी कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहे, कम से कम रहे, तो वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगी जहाँ पे उस चीज़ की अवेलेबल है वैल्यू। जैसे हम देखें, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कनाडा में मैपल ट्रीज है और मैक्सिको में क्या है, एवोकाडोस है। ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की बात करूँ तो शायद तीसरी या चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर देख लो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आंख बंद करके इस क्वेश्चन को रट लो कि ये कमेटी कब आई थी, क्योंकि ये तीसरी या चौथी बार हम कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, जिसके चेयरमैन थे झा कमेटी भी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बेंचो कमेटी, माथुर कमेटी, चेलाई कमेटी, झा कमेटी
ऐसे आ सकता है, या कई बार सिर्फ ऐसे आ सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी दे रखी है, टैक्स रिफॉर्म कमेटी दे रखी है, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन दे रखा है और डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी दे रखी है। अब इन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो समझते हैं इसको, दोबारा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सी कमेटी कब आई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी 1978 में आई थी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी 91 में आई थी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 53-54 में आया था, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी 1971 में आई थी। तो सबसे पुरानी बात करें तो सबसे पुरानी कौन सी है, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। उसके बाद अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, उसके बाद कौन सी है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, और उसके बाद कौन सी है, टैक्स रिफॉर्म कमेटी। तो सबसे जो पुरानी है, सबसे जो लेटेस्ट है वो टैक्स रिफॉर्म कमेटी है। सो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलिवेंट इन जीरो बेस्ड बजटिंग। अगर जीरो बेस्ड बजटिंग की बात की जाए तो कौन से ऑप्शंस जो हैं वो रेलिवेंट हैं। हमें 4 ऑप्शन गिवन है। पहला क्या है, ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज चैलेंज्ड इन प्री बजट रिव्यू। दूसरा क्या है, नो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी टेकन एज गिवन। तीसरा हमें क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड मार्जिनली। और फोर्थ क्या है, मोस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज टेकन फॉर ग्रांटेड व्हेन बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जीरो बेस्ड बजटिंग है क्या, उसमें होता क्या है। तो आप फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर भी करेक्ट दे पाओगे। समझते हैं उसे हम। सबसे पहली बात, जीरो बेस्ड बजटिंग के फादर माने जाते हैं पीटर ए फेयर। ही वॉज द फादर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। उन्होंने इंसिस्ट किया फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड थस रिकॉग्नाइज नो बेस ऑन मिनिमम एक्सपेंडिचर प्रिज्यूम्ड फॉर एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए हम कोई बेस लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है दैट द पास्ट इज कट ऑफ द present is regarded as a clean state and all department have to start from the scratch, hence zero base। मतलब ये नहीं है कि आप पिछले वाले को बेस लेके चल रहे हो। इनका कहने का मतलब है स्टार्टिंग करो जीरो से। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पहले से अगर कोई कंसेप्ट है और दूसरी बार हम किसी और का कंसेप्ट समझते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो हर चीज़ को जीरो से लेके चला करो। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि पीटर ए फेयर जो हैं वो भी यही कहते थे कि आप जो है स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से, कोई आप पिछला नहीं लेंगे। आपको पास्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, प्रेजेंट में आना पड़ेगा। सो जीरो बेस बस्टिंग जो है वो पहली बार डेवलप किया गया था एक प्राइवेट सेक्टर के नाम से, जिसका नाम था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। 1969 में किया था और उसके बाद जिमी कार्टर गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया था 1973 में, जो उस वक्त जॉर्जिया के गवर्नर थे। अगर हम अपने ऑप्शंस पे चलें तो हमारे जो ऑप्शन है कि कौन सी चीज़ जो है वो रेलिवेंट है, तो सबसे पहला ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज चैलेंज्ड इन प्री बजट रिव्यू। हर एक आइटम पे चैलेंज किया जाएगा, उसका प्री बजट रिव्यू होगा, मतलब डिक्लेयर होने से पहले उसको एक बार रिव्यू करेंगे। दूसरा, नो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी टेकन एज गिवन। कोई हम पहले से मिनिमम लेवल नहीं लेके चलेंगे एक्सपेंडिचर का, हम जो स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सो हमारे ऑप्शंस फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो करेक्ट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोड देखें तो हमारा कोड सी जो है वो करेक्ट होता है। यहाँ पे हमने देखा नो मिनिमम एक्सपेंडिचर प्रिज्यूम्ड नहीं होगा। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारा मैचअप पे बेस्ड है। लिस्ट 1 में हमें गिवन है थ्योरीज के नाम और लिस्ट 2 में हमें गिवन है इकोनॉमिस्ट के नाम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे 4 हैं, ऑप्टिमल इनकम टैक्सेशन, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, लोकल पब्लिक गुड्स और जीरो बेस्ड बस्टिंग। अगर आप देखो ध्यान से तो जीरो बेस्ड बस्टिंग का 39th क्वेश्चन था और 40th क्वेश्चन उसी के मैचअप का है। तो आपने बेस से स्टार्ट किया कि जीरो बेस्ड बस्टिंग किसने स्टार्ट की थी, कौन उसके फादर माने जाते हैं। और अगर आप ऑप्शन में देखो तो जीरो बेस्ड बस्टिंग का पीटर ए फेयर सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता तो फोर्थ का ये इतना गारंटेड है कि फोर्थ का जो है वो सेकंड आएगा। तो फोर्थ का सेकंड अगर आप ऑप्शन में भी देखो तो आपका सिर्फ ए और डी है। अब आपको कन्फ्यूज़न सिर्फ यहाँ हो सकती है। ठीक है, अब हम समझते हैं वही, हम स्क्रैच से ज़ीरो से समझते हैं कि ऑप्टिमल इनकम टैक्सेशन किसने दिया, लोकल पब्लिक गुड्स के बारे में किसने बात की। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्टिमल इनकम टैक्सेशन की बात करें तो फ्रैंक पी रामसेज थे जिन्होंने डेवलप की थी ये थ्योरी।
फॉर ऑप्टिमल कॉमोडिटी सेल्स टैक्स इन हिज आर्टिकल अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। अपने आर्टिकल में उन्होंने बताया था ऑप्टिमल इनकम टैक्सेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एक ट्रीटी थी इकोनॉमिक्स की जो उन्होंने किसने लिखी थी, एंथोनी डॉन्स ने लिखी थी और पब्लिश कब हुई थी, 1957 में हुई थी। थर्ड हमारा है लोकल पब्लिक गुड्स। लोकल पब्लिक गुड्स की बात की जाए तो ये चार्ल्स टालअबाउट थे और इन्होंने 1956 में एक पेपर में लिखा था लोकल पब्लिक गुड्स के बारे में। तो अगर हम चलें तो ऑप्टिमल इनकम टैक्सेशन को किसने बोला था, एफ रामसे ने। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में किसने कहा, एंथनी डॉन्स ने। लोकल पब्लिक गुड्स की बात करें तो चार्ल्स टालअबाउट। एंड जीरो बेस बस्टिंग कौन है, पीटर ए हायर। तो अगर हम कोड में देखें तो हमारा जो डी कोड है वो बिल्कुल करेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग, जिसकी एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन and please be stay at home.